नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी भारत की नहीं बल्कि भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की है। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट की, और बहुत ही शॉकिंग कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको भारत में हुए एक बहुत बड़े क्राइम इंसिडेंट की याद आ जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और कैसे भारत में हुए एक बड़े अपराध की घटना से इस घटना का मेल है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्जीनिया स्टेट में एक जगह है मैनसस पार्क। यहाँ पर बहुत सारे साउथ एशियन, भारतीय मूल, बांग्लादेश, नेपाल के लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छा इलाका है ये। और इसी मैनसस पार्क इलाके में एक नेपाली मूल का कपल रहा करता था। इनमें 37 साल के थे नरेश भट्ट और उनकी पत्नी थी 28 साल की ममता भट्ट। ये दोनों नेपाल से हैं, लेकिन ये जो ममता है वो खुद भी एक वर्किंग लेडी थी और एक पेडियाट्रिक नर्स के तौर पर वहाँ काम करती थी। यानी वो नर्स जो अस्पताल में बीमार बच्चों की देखभाल करती है, एक्सपर्ट थी वो। और इसके अलावा जो उसके पति हैं वो यूएस आर्मी रिजर्व्ड ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट थे, यानी यूएस आर्मी से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा वो फेयरफॉक्स काउंटी पुलिस के साथ भी काम कर चुके थे और देखा जाए तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे। यानी पति पत्नी दोनों वेल सेटल्ड थे अपने अपने करियर वाइज, और दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी थी। ये दोनों वहाँ रहते थे और इनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो अब बस 1 साल की होने वाली थी। और ये जो कपल है, ये जो दंपत्ति है, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में इन दिनों लगे हुए थे। प्यारी सी बच्ची, बेटी, और वो भी 1 साल की होने वाली हो। आप समझिए कि घर में कैसी और कितनी खुशियां होंगी, कैसा माहौल होगा। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, अमेरिका में वेल सेटल्ड, तो सब कुछ बढ़िया। लेकिन हुआ ये कि 31 जुलाई को नरेश भट्ट ने अचानक जो लोकल पुलिस है मैनसस पार्क की, उसमें एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, ये कहते हुए कि उसकी बीवी ममता कहीं चली गई है और मिल नहीं रही है। उसने बताया कि पिछले 2-3 दिन पहले वो अपने रिश्तेदारों के घर गई थी जो टेक्सास में रहते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स। और इसके बाद से फिर उससे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो बहुत परेशान है क्योंकि बेटी उसके पास है और बेटी अपने माँ को मिस कर रही है। इसके बाद उसने एक वीडियो फुटेज भी जारी किया जिसमें वो तकरीबन रोता हुआ अपनी बीवी को वापस अपने घर बुला रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि छोटी सी बच्ची हमारी है, तुम प्लीज़ घर चले आओ, वापस चले आओ। तो जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई तो जो लोकल पुलिस है वो इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले उसी के घर पहुंची, मैनसस पार्क में, जहां पर ये भट्ट दंपत्ति रहा करता था। नरेश भट्ट घर में मिला और उसकी गोद में उसकी छोटी सी बिटिया थी, गुड़िया थी। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और सबसे पहले तो यही पूछा कि भाई आपने रिपोर्ट आज क्यों दर्ज कराई? आप बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले से आपकी वाइफ जो है वो मिसिंग है। तो उसने कहा नहीं, मिसिंग तो 2-3 दिन पहले से है, मतलब घर से निकल गई थी, लेकिन 31 तक वो उसके संपर्क में थी, 31 जुलाई तक। और इसके बाद 1 तारीख को मैंने आप लोगों को रिपोर्ट लिखवा दी, 1 अगस्त को। ये इसी साल की बात है। तो पुलिस जब 2 अगस्त को उसके घर पहुंची तो पुलिस ने उससे बहुत डिटेल्ड में पूछताछ की। और पूछताछ करने के बाद पुलिस ये जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस मामले में गुमशुदगी के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। क्या ममता खुद अपने घर से कहीं चली गई है, या फिर कहीं पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पति जो नरेश भट्ट है उसने ही अपनी पत्नी ममता को कहीं गायब कर दिया है। इस तरह के कई सारे सवाल पुलिस के जहन में थे और पुलिस उससे इसी बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन पूछताछ करते करते पुलिस को उसने अपनी तरफ से सारे जवाब दे दिए। अब पुलिस जब वापस आई और पुलिस ने जो भी सवाल जवाब हुए उसके वीडियो फुटेज वहाँ की पुलिस रिकॉर्ड करती है, पुलिस ने जब उसको रिकॉल किया और रीचेक किया तो पुलिस ने कुछ खास बातों पर गौर किया। एक तो पुलिस ने ये देखा कि वो ये बता रहा है कि उसकी अपनी बीवी से आखिरी बार बात 31 जुलाई को हुई थी, जबकि उसकी बीवी कुछ रोज़ पहले चली गई थी और अपने रिश्तेदार के घर टेक्सास चली गई थी। पुलिस ने जब ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि टेक्सास में वो कौन से रिश्तेदार हैं, ऑब्वियसली पुलिस ये वेरीफाई करेगी ही ताकि रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो। तो पता चला कि उसकी बीवी का कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी रिश्तेदार टेक्सास तो क्या अमेरिका में ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी। पति ने झूठ क्यों बोला, ये बात पुलिस को थोड़ी अखर गई और पुलिस को थोड़ा उस पर शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसके जो
इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, यानी जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उसकी तलाश शुरू की और बड़ी खामोशी से पुलिस ये काम कर रही थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन के सर्चेस और उसके कंप्यूटर लैपटॉप के सर्चेस, ये सारी चीज़ें पुलिस पता करने की शुरुआत कर चुकी थी और इसके साथ ही पुलिस कुछ सीसीटीवी फुटेज जो उसके घर के आसपास, जो उसके इर्द गिर्द लगे हुए थे, उसकी भी पुलिस जांच में लगी थी। इसमें पुलिस को दो बड़े शॉकिंग सर्चेस का पता चला और ये सर्च जो है वो, बेशक ये गुमशुदगी जुलाई के महीने में हुई, रिपोर्ट अगस्त के महीने में दर्ज हुई, लेकिन सर्च जो है वो कुछ एक और महीने पहले अप्रैल के महीने में हुई थी। और अप्रैल के महीने में जो सर्च था वो कैटेगरिकली मैं आपको बताता हूँ। नरेश भट्ट ने गूगल पर ये सर्च किया था कि पति या पत्नी की मौत हो जाने के बाद जो पार्टनर जिंदा बचता है उसे शादी करने में कितना वक्त लगता है, यानी टेक्निकली वो कब तक शादी कर सकता है, लीगली वो कब तक शादी कर सकता है, वो ये जानना चाहता था और उसने इस बारे में सर्च किया था। और दूसरा सर्च उसने ये भी किया था कि पति और पत्नी अगर कोई कर्ज लेते हैं जॉइंटली, तो इनमें से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उस कर्ज का क्या होता है। ये जब इस सर्च के बारे में पुलिस को पता चला, बेशक वो अप्रैल के महीने में किया गया सर्च था, तो पुलिस का शक थोड़ा और गहरा हो गया, क्योंकि पुलिस का पहला शक तो इसी बात पर होने लगा था कि रिपोर्ट लिखवाने में एक तो इस आदमी ने देरी की, दूसरा शक इस बात पर होने लगा था कि उस लड़की के घर वाले टेक्सास में रहते ही नहीं हैं जिसके बारे में उसके पति ने झूठ बोला, तीसरा शक इस बात पर हुआ कि सर्च में उसने पति पत्नी की मौत से जुड़ी बातों के बारे में पता किया था। आखिर ऐसा पता करने के पीछे क्या इशारा था, ये पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस ने जब उससे आगे पूछताछ की तो ये पता चला कि उसके पास एक टेस्ला कार भी थी और वो ये कार बेच चुका है। पुलिस ने पूछा कि भाई कार क्यों बेच दिया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कार बेच चुका हूँ क्योंकि मेरी बीवी के साथ मेरा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, सेपरेशन वगैरह की तैयारी हो रही थी, पहले सब कुछ ठीक था और अब जो है मैं अपना मकान भी बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने जब उसकी कार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो कार बिकी नहीं है, बल्कि पास के ही एक गैरेज में रखी हुई है। पुलिस उस कार को सर्च करने के लिए पहुंची। जब कार को सर्च करने के लिए पहुंची तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि टेस्ला कार में जो कंप्यूटर लगा होता है वो कंप्यूटर वहाँ से गायब है। कंप्यूटर क्यों गायब है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो इसके पीछे की वजह सीधी सी है कि ये जो आदमी है, सस्पेक्ट है नरेश भट्ट, मोस्ट प्रोबेबली पुलिस को यह लग रहा था कि इसने शायद टेस्ला कार में लगे कंप्यूटर पर भी कुछ सर्च किया था, कुछ इंक्रिमिनेटिंग टेक्स्ट जो है इसने वहाँ ढूंढे थे और उन सबूतों को मिटाने के लिए शायद इसने पहले कार बेचने की बात कही और फिर कार का कंप्यूटर भी गायब कर दिया। तो इस तरह से एक एक करके कई सारे ऐसे पीसेस ऑफ एविडेंस पुलिस के हाथ लग रहे थे जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि ममता भट्ट की गुमशुदगी कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसका पति ही है जिसने अपनी बीवी को कहीं गायब कर दिया है। सवाल ये भी था कि किसी इंसान को जीते जी यूं गायब कर देना ये कोई आसान काम नहीं है, और वो भी अमेरिका जैसे देश में जहां भारत के जैसी चुनौतियां नहीं है। भारत में क्या चुनौती है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, भारत बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, आपको पता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत घनी आबादी है, तो इंसान भीड़ में छुप सकता है, अपने आप को छुपा भी सकता है। बहुत सारे ऐसे हाइडआउट्स हैं जिनके बारे में शायद पुलिस को भी पता ना हो। लेकिन अमेरिका जो है एक बहुत संपन्न देश है और वहाँ के हर इंसान को मैन टू मैन वहाँ की पुलिस मार्क कर सकती है। तो और वहाँ कोई जिसे कहते हैं ना कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली नौबत जो है वहाँ कम से कम नहीं होती है। तो ऐसे में एक जिंदा इंसान का गायब हो जाना ये अपने आप में बहुत खतरनाक सिग्नल था और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद उसके पति नरेश ने ममता को सिर्फ गायब ही नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या भी कर दी है। लेकिन पुलिस के पास इस तरह का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। आखिरकार पुलिस को जब इस तरह के बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस मिले जिससे ये लग रहा था कि शायद उसके पति ने ही ममता को गायब किया है, तो पुलिस ने फाइनली एक रोज़ अगस्त के महीने में आखिरी दिनों में नरेश और ममता के घर में सर्च ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची और उनके घर पहुंचने के बाद पुलिस ने सर्च वारंट दिखाते हुए कहा कि वो घर की तलाशी लेना चाहते हैं। नरेश बिल्कुल भी नहीं घबराया क्योंकि तब तक तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। जुलाई के आखिरी दिनों में वो ममता गायब हुई थी और पुलिस जो है अगस्त के आखिरी हफ्ते में वहाँ सर्च के लिए पहुँची थी। तो वो बिल्कुल नहीं घबराया, उसने कहा कि बिल्कुल सर्च कर लीजिए। सर्च की शुरुआत हुई और फौरी तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस को नज़र नहीं आई जिसे देखकर किसी को ये लगता कि इस घर में कोई अनहोनी हुई है। लेकिन पुलिस
वहाँ सिर्फ विजिबल मतलब सिर्फ नंगी आंखों से सीन ऑफ क्राइम को देखने या सर्च करने के लिए नहीं पहुंची थी, बल्कि पुलिस टेक्निकल टीम के साथ पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची थी। और पुलिस के पास एक खास किस्म का टॉर्च था जिससे अल्ट्रावायलेट नीली रोशनी निकलती है, और उस रोशनी में ऐसा ब्लड स्टेन जो महीनों पुराना हो, बेशक उसे कई बार धो दिया गया हो, उसके कुछ कण, कुछ रेमनेंट्स बाकी रह जाते हैं, और वो ब्लड स्टेन उस खास रोशनी में एक्सपर्ट्स को नजर आती है। उस टॉर्च गन के साथ पुलिस वहां पहुंची थी, और पुलिस ने एक एक करके उस टॉर्च से कमरों को सर्च करना शुरू किया। और पुलिस ये देखकर सकते में आ गई कि घर के सिर्फ ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और दूसरे एरियाज में नहीं, बल्कि घर के बाथरूम में भी बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। इसके सबूत पुलिस को उस टॉर्च की रोशनी में मिलने लगे। पुलिस ने और कंफर्म करने के लिए बेंजाडाइन टेस्ट भी किया। ये एक खास किस्म का केमिकल होता है जो खून के मिटाए गए धब्बों पर डालने से उसमें कुछ पिंकिश कलर जो है वो अपीयर होता है, जिससे ये एविडेंट हो जाता है कि यहाँ पर किसी का खून पड़ा हुआ था और कोई इंसानी खून था। तो पुलिस ने वो टेस्ट भी वहाँ कैरी किया। इसमें भी इस बात की पुष्टि हुई कि घर में खून है, और खून ऐसा वैसा नहीं, बल्कि तकरीबन हर कमरे में खून है, और स्प्लैश जिसे कहते हैं ना, खून की धार, उसके पुलिस को वहाँ पर एविडेंस मिले, सबूत मिले। अब ये अपने आप में इस बात का इशारा था कि इस घर में कोई बहुत बड़ी वारदात हुई है। लेकिन पुलिस अभी भी उसको फौरन पकड़ने से पहले कुछ और सर्चेस, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पुलिस सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन कर रही थी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बड़े ही मेटिकुलस तरीके से, घर के बाहर, और अगर कोई चाहे तो घर के अंदर भी लगा सकता है, बाहर तो खैर लगे ही हुए हैं। पुलिस ने जब उन कैमरों को सर्च किया तो पुलिस ने देखा कि 31 जुलाई और 1 अगस्त के दरमियान, खासकर 1 अगस्त को, नरेश ने बड़े बड़े पॉलीथीन के पैकेट्स में कुछ ट्रैश, कुछ कूड़ा घर से निकाल कर उस घर के सामने जो कूड़ेदान होता है उसमें डाला। और ये कुछ अनयूजुअल था। अनयूजुअल मतलब आमतौर पर 2 लोगों का एक छोटा सा परिवार या एक बच्ची जिनमें हो एक छोटा सा परिवार, उसका उस परिवार से जितना कूड़ा जनरेट होता है हर रोज़, उसके मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैश इस दिन नरेश ने निपटाया था। अब पुलिस को एक और एविडेंस या एक और सबूत मिल गया कि ट्रैश की सूरत में शायद पुलिस ने ममता की शरीर के टुकड़ों को निपटाया है। लेकिन पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं थी। खून के धब्बे भी मिल चुके थे, सीसीटीवी फुटेज में कूड़ा फेंकने के सबूत भी मिल चुके थे। अब पुलिस ने वो काम किया जो सबसे घातक कह लें इस आरोपी के लिए, या कह लें उसकी ताबूत में कील साबित होने वाला काम पुलिस ने किया, और वो काम था डीएनए एग्जामिनेशन का। पुलिस ने जो भी वहाँ ब्लड स्टेन पुलिस को मिले, उसमें से कुछ ब्लड स्टेन पुलिस कलेक्ट करने में कामयाब हो गई। ऑल्दो उनको बहुत अच्छी तरह से आरोपी ने धो दिया था, लेकिन चूंकि पुलिस के पास वो खास किस्म का गन था और बेंजाडाइन टेस्ट पुलिस ने कैरी किया था, तो पुलिस ने वहाँ से कुछ ब्लड स्टेन से कुछ खून के बचे खुचे हिस्से कलेक्ट किए और उनको डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भेजा। और जिस बात का डर था वही बात निकली। ये खून जो है वो ममता का ही था, ममता भट्ट का, यानी नरेश की बीवी का। अब पुलिस के पास बहुत पुख्ता सबूत सामने आ चुका था। छोटे छोटे सबूत इशारा तो कर ही रहे थे, लेकिन डीएनए एविडेंस के तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई कि नरेश ने अपनी पत्नी ममता की हत्या की है, तभी उसका खून घर में बिखरा पड़ा है, और इतना खून बिखरा पड़ा है। अब जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पूछताछ हुई, तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। एक और एविडेंस सामने आया। पता चला कि ये परिवार हर रोज़ तकरीबन 3 से 4 गैलन पानी का इस्तेमाल करता है। वहाँ पानी के भी मीटर्स लगे हुए हैं, तो 3 से 4 गैलन पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जिस वक्त ममता गायब हुई, जिस वक्त नरेश ने रिपोर्ट लिखवाई, उस वक्त एक दिन में 150 गैलन पानी इस फैमिली ने यूज़ किया था। तो 150 गैलन पानी इस्तेमाल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, आप समझ सकते हैं। उन 150 गैलन पानी की धार के सहारे नरेश ने अपनी बीवी ममता का कत्ल करने के बाद उसके खून के धब्बों को साफ किया था, धोया था। और जब पूछताछ हुई तो नरेश ने ये सारी बातें पुलिस की पूछताछ में कबूल की। पुलिस को पता चला कि उसने इस हत्या की प्लानिंग पहले से की थी, क्योंकि एविडेंस पहले से मिल रहे थे। अप्रैल के महीने से ही सर्च चल रहा था। फिर पुलिस को यह भी पता चला कि कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने पास के ही वॉलमार्ट का जो
शोरूम कह लें या स्टोर होता है, वहाँ से वो 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर लाया था। पुलिस को उसके एविडेंस भी मिले सीसीटीवी फुटेज की सूरत में, और पुलिस की पूछताछ में फिर पूरी कहानी साफ हो गई। कहानी ये थी कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट था, छोटे मोटे घरेलू मसले। आमतौर पर देखा जाए तो इतना खुशहाल परिवार कोई मसला समझ में नहीं आता, लेकिन पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट था, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह की नोक झोंक या लड़ाइयाँ होती हैं दोनों के बीच में हुआ करता था। लेकिन ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि नरेश अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद इस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पूछताछ में साफ हुआ कि उसने 28 जुलाई को ही, ध्यान दीजिएगा, 31 को उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, और उसके बाद 2 अगस्त को पुलिस वहाँ पहुँची थी सर्च ऑपरेशन के लिए। 1 अगस्त को रिपोर्ट लिखवाई थी और 2 अगस्त को पुलिस पहुंची थी। और पूछताछ के बाद और सारे सबूतों को एग्जामिन करने के बाद ये क्लियर हुआ कि ममता की हत्या जो है वो 28 जुलाई को ही कर दी गई थी, यानी 2 दिन पहले। 28 जुलाई को पहले उसने ममता की जान ली, और जान लेने के बाद 2 बड़े चाकुओं से उसकी लाश के कई अलग अलग टुकड़े किए। उन टुकड़ों को कूड़ेदान वाले पॉलीथीन के पैकेट्स में भरा, और भरने के बाद उसने उन्हें अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। कुछ पैकेट्स जो है उसने अपने घर के बाहर कूड़ेदान में भी डाले, जिनको कूड़ा उठाने वाले ट्रक जो है वो उठाकर ले गए। अब जाहिर है वो डंप यार्ड में चले गए, कहाँ चले गए, लाश का अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन अब तक की तफ्तीश में जो भी सबूत मिले हैं वो सबूत इतने अकाट्य हैं कि इस आरोपी के खिलाफ अदालत में अब आरोप तय किए जा चुके हैं 4 से 5 महीने बाद, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसे उसके गुनाहों की सज़ा भी सुनाई जाए। लेकिन ये घटना अपने आप में जितनी भयानक है, जितनी शॉकिंग है, उतनी ही इस मामले में हमारे इर्द गिर्द की घटना लगती है, क्योंकि इस तरह से कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करने और लाश के टुकड़े करके सबूत मिटाने की घटनाएं भारत में हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा हुई हैं। उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट और बड़ी घटना तो श्रद्धा वॉलकर का मर्डर ही है, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था दिल्ली में। वो मुकदमा अब भी चल रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये केस अपने आप में इस मायने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक नेपाली मूल का परिवार जो अमेरिका में बसा हुआ था, उसने वहाँ देखा जाए तो श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और आखिरकार लाख जतन करने के बावजूद उसका पति पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि इस पेशकश को मैं ख़त्म करूं, जो कि हमारी परिपाटी है, मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के ज़रूर पढ़ता हूं जो आप मेरी स्टोरीज़ पर करते हैं। कुछ लोगों के नाम भी पढ़ता हूं। तो आइए उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए कल जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम अभी पढ़ता हूं। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से एक 72 साल के बुज़ुर्ग का कत्ल महाराष्ट्र में हुआ, जो तीसरी शादी करने वाला था। तो उस कहानी पर आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अंशु हैं, इन्होंने कहा है लव फ्रॉम महाराष्ट्र। इन्होंने कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद कहा है। राकेश अधिकारी का भी कमेंट है, ये भूटान में आपका बहुत सारा फ़ैन है, इन्होंने मेरे बारे में लिखा है। थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब इंटरनेशनल पहचान बन रही है मेरी। केवल कृष्ण ने भी कमेंट किया है। सत श्री अकाल बनर्जी साहब, इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आमिर खान का कमेंट है, स्वागत आपका, ये सऊदी अरब से हमें देखते हैं। पी के चंद्रा का कमेंट है। DS भक्ति आईडी से तरुण कमेंट करते हैं, इन्होंने राधे राधे जी कहकर विश किया है। उमेश भूंया मेरे होम स्टेट से हैं, चरण स्पर्श लिखते हैं, खुश रहिए उमेश, बहुत स्वागत आपका। रमन ऑफिशियल ने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा कथा कहानी की दुनिया के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने ये लिखा है कि डेली वो मेरी स्टोरी का इंतज़ार करती हैं और मेरा वॉइस उनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। राघवेंद्र तिवारी ने भी कमेंट किया है। प्रियांशु प्रणव ने भी कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम एक बार ज़रूर लीजिएगा। हालांकि हत्या को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुज़ुर्ग के लिए उनको कोई हमदर्दी नहीं है जिनकी हत्या हुई, इनका ये कहना है। देखिए मेरा ये कहना है, हमें इस तरह से जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता आप लोग इसमें कितने सहमत होंगे। बहुत सारे लोगों ने उस बुज़ुर्ग के प्रति बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ड्रॉ किया जो 72 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहा था। देखिए 72 साल की उम्र में तीसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। किसी भी इंसान को ज़िंदगी में सहारे की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर जब इंसान बुज़ुर्ग होता है तो उसे और ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। बेहतर ये होता कि अगर उसको हमउम्र कोई मैच मिलती
और उससे वो शादी करता, लेकिन वो एक अपने से काफ़ी कम उम्र की लड़की को डेट कर रहा था और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इसको भी मैं गलत नहीं मानता। उसकी वजह क्या है, लड़की को कोई फोर्स तो नहीं कर रहा था, कोई रेप नहीं कर रहा था, कोई गन पॉइंट पर उसे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी से सिर्फ इस बात पर हमें नाराज़ हो जाना चाहिए कि 72 साल की उम्र में शादी कर रहा है, देखो क्या बुरी बात है। मुझे लगता है ये सोच हमारी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सही नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर आप चाहें तो अपनी राय, अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। अगर कानून के दायरे में रहकर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो मुझे लगता है हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आज की स्टोरी पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।